बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम मज़ीद फ़र्दर मैमल्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और उसके साथ ही डिफरेंट एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से देखा जाए तो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो मैमल्स का है वो बिल्कुल सिमिलर होता है अदर वर्टिब्रेट्स की तरह, लेकिन इसके अंदर कुछ स्पेशलाइजेशंस होती हैं जो कि इसकी फीडिंग हैबिट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ स्पेशलाइजेशन तो आपने टीथ के हवाले से देखी हुई हैं। अब फीडिंग हैबिट जो है मैमल्स का उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज इट, क्योंकि फीडिंग हैबिट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इसके इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन को। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो कार्निवोरा के ऑर्डर के जो मेंबर्स हैं वो फ्लैश वगैरह, एनिमल फ्लैश, गोश्त वगैरह खाते हैं, जिसकी वजह से कार्निवोर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से कुछ और मेंबर्स जो हैं जैसे कि बियर्स वगैरह हैं ये फीड करते हैं प्लांट मैटर के ऊपर भी और एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, तो इनको फिर हम क्या कहेंगे, यानी है तो ये कार्निवोर ऑर्डर ही ना, बियर्स। लेकिन ये आपके पास बियर्स आपके पास वैरायटी ऑफ फूड के अंदर प्लांट मटेरियल को भी लेते हैं, तो ये ओमनीवोर हो गए। इसके अलावा कुछ कार्निवोर मैमल ऐसे हैं जो कि सिर्फ आर्थ्रोपोड्स या सॉफ्ट बॉडीड इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड करते हैं। लूजली हम इनको इंसेक्टिवोर्स भी कहते हैं। इंसेक्टिवोर एनिमल के अंदर आपके पास इंसेक्टिवोर श्रीव वगैरह भी आ जाते हैं, कार्पटेरा भी आ जाता है, बैट्स वगैरह, एडेंटेटा भी आ जाता है, एंट ईटर्स वगैरह सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। अब हम देख लेते हैं हार्बीवोर्स को। हार्बीवोर्स सच एज जो आपके पास हिरन वगैरह हो गया या ज़ीब्रा वगैरह हो गया, ये ज़्यादातर वेजिटेशन के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन इनकी डाइट के अंदर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं जो कि पत्तों के ऊपर लगे होते हैं, घास के ऊपर लगे होते हैं, वो अंदर खा जाते हैं इनको भी, ठीक है। इसके अलावा अगर स्पेशलाइजेशन का जिक्र किया जाए हार्बीवोर्स का, तो चूँकि ज़्यादातर पत्ते वगैरह खाते तो सेलुलोज होता है, इनका फूड रिच इन सेलुलोज होता है, लेकिन जो है ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज इतना इजीली, फिर ये खाते क्यों हैं और कैसे हजम करते हैं, तो अभी हम इसी को, इस स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हॉर्सेस, रैबिट्स और बहुत से दूसरे और रेडेंट्स के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है, वहाँ पर इनलार्ज्ड सीकम मौजूद होती है, और इस सीकम के अंदर फर्मेंटेशन होती है। बेसिकली बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो कि सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली सीकम इज फर्मेंटेशन पाउच वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एड इन सेलुलोज डाइजेशन। शीप, कैटल एंड डीर वगैरह जो होते हैं उसके अंदर आपके पास ये स्पेशलाइजेशन होती है स्टमक की, जो कि 4 चैम्बर्स से मुश्तमिल होती है। इसमें फर्स्ट 3 चैम्बर्स जो होते हैं वो स्टोरेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बाद में उसके अंदर ही आपके पास बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ईजीली जो है ना डाइजेस्ट कर पाते हैं ये जो एनिमल्स हैं जिनको हम रूमिनेट्स कहते हैं, ठीक है। तो शीप, कैटल एंड डीर वगैरह को हम रूमिनेट्स कहते हैं क्योंकि इनका स्टमक जो है ना स्पेशलाइज्ड है, 4 चैम्बर्स के अंदर कन्वर्ट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें फर्स्ट 3 चैम्बर्स जो हैं वो स्टोरेज और फर्मेंटेशन चैम्बर के तौर पे एक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेलुलेज एक्सक्रीट करते हैं। अब गैसेस जो बनती है फर्मेंटेशन के दौरान वो पीरियडिकली बेल्च आउट होती हैं, और कुछ प्लांट मैटर जो सेमी सॉलिड सा मैटर होता है, इसको हम कट कहेंगे, वो गर्जिटेटेड और रीच्यूड, यानी माउथ में दोबारा, आपने देखा होगा ना जानवर बैठे हुए जुगाली कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उनके स्टमक से चीज़ दोबारा उनके माउथ में आ रही है, कट जिसको हम कह रहे हैं प्लांट मैटर को, वो उसको रीच्यूड कर रहे हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनियस कंपाउंड जो इनके अंदर प्रेजेंट हैं फूड के अंदर, उसको न्यू प्रोटीन्स के अंदर भी कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज़ द स्पेशलाइजेशन प्रेजेंट इन हार्बीवोर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू द रूमिनेंट्स। सर्कुलेशन, गैस एक्सचेंज एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। हार्ट्स जो होते हैं बर्ड्स और मैमल्स दोनों के सुपरफिशियली आपको सिमिलर मिलेंगे। दोनों के अंदर आपके पास 4 चैम्बर्ड आपके पास पंप होगा, और जिसकी वजह से सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्किट जो हैं वो सेपरेट होंगे, और दोनों ही इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम द हार्ट ऑफ द एंशिएंट रेप्टाइल्स। इस तरह की जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि आपके पास अडेप्टेशन से रिज़ल्ट होती हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल्स को शो करती हैं, और आपके पास कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल होती हैं। एवोल्यूशन जो होता है सिमिलर स्ट्रक्चर का, आपके पास डिफरेंट लीनिएजेस के अंदर डिफरेंट लीनिएजेस होंगी, लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने हार्ट का बताया आपको, ठीक है। लीनिएज डिफरेंट है आपके पास आप बर्ड्स की और मैमल्स की, और उन लोगों के अंदर स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड, दिस इज़ एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब जो मैमिलियन हार्ट है वो इवॉल्व हुआ है साइनोप्सीड रेप्टिलियन लीनिएज से, जबकि एवियन हार्ट जो है वो इवॉल्व होता है आर्कोसॉर लीनिएज से। तो साइनोप्सीड लीनिएज से आपके पास आ जाता है मैमिलियन, एंड आर्कोसॉर लीनिएज से आपके पास आ जाता है एवियन हार्ट।
सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपकी बहुत सारी अडेप्टेशन है। लाइक यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन का जिक्र है वो आपके पास यूथेरियन मैमल्स के अंदर है। यूथेरियन मैमल्स के अंदर आपको पता है कि फीटस और मदर के दरमियान में गैसेस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज के लिए मैटरनल या फीटर ब्लड के दरमियान में प्लेसेंटा कायम होता है। तो जितना भी आपके पास मैटरनल एंड फीटल ब्लड होता है वो आपके पास कोई मिक्स नहीं होता, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन इनके दरमियान में न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट जो है ना सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए फीटल एंड मैटरनल ब्लड में एक्सचेंज होता रहता है। यही काम होता है प्लेसेंटा का। अब होता क्या है कि ब्लड जब एंटर होता है फ्रॉम द राइट एट्रियम ऑफ द फीटस, ठीक है, राइट एट्रियम ऑफ द फीटस, वो जब रिटर्न होता है प्लेसेंटा के अंदर से, ठीक है, तो वो हाईली ऑक्सीजनेटेड होता है क्योंकि प्लेसेंटा से वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन होती है। अब चूँकि जो फीटल लंग्स होते हैं वो आपको पता है कि वो फुली फ्लैटन नहीं होते, फुली क्या फ्लैटन नहीं होते, इन्फ्लेट नहीं होते, क्योंकि सांस नहीं ले रहा होता बच्चा अंदर। तो क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो वहाँ पर, क्योंकि इन्फ्लेट नहीं है, तो रेजिस्टेंस जो है ना ब्लड फ्लो का वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरीज़ कहाँ पे होती हैं आपको पता है कि लंग्स में होती है। लंग्स इन्फ्लेट नहीं किए हुए तो वहाँ रेजिस्टेंस होगा। अब क्या होता है कि ज़्यादा जो ब्लड होता है वो एंटर होता है फ्रॉम द राइट एट्रियम, ठीक है, टू द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, यानी कि वो वेंट्रिकल नहीं जाएगा, वेंट्रिकल को वो टोटली बाईपास कर देता है, ठीक है। और ये किसके थ्रू जाएगा, क्योंकि दरम्यान में कनेक्शन तो कोई नहीं है, वहाँ पे एक कनेक्शन है जी जिसका नाम, जिसको एक वॉल्व है, एक ओपनिंग है दोनों एट्रिया के दरम्यान, जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। तो यहाँ पे ये अडेप्टेशन है। दूसरी बात, कुछ ब्लड फिर भी राइट एट्रियम से जो है ना एंटर हो जाता है लेसर एक्सटेंट में राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर चला जाता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होती है वहाँ पे लंग्स की, चूँकि अनइन्फ्लेटेड है वो, तो ज़्यादातर जो ब्लड है वो शंट हो जाता है टू द एओर्टा। अब एओर्टा में शंट कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, एक कनेक्शन होता है एओर्टा और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान, जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये दो अडेप्टेशंस हो गई हैं, ठीक है, ये आपको मिलेंगी यूथेरियन मैमल्स के अंदर। और जब बर्थ होती है उस टाइम पे प्लेसेंटा ख़त्म हो जाता है, आपको पता है, तो फिर क्या होगा, जो फीटस होगा, जो बेबी होगा, उसकी लंग्स इन्फ्लेट कर जाएंगे। जब लंग इन्फ्लेट कर जाएंगे तो रेजिस्टेंस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है, और ब्लड फ्लो वहाँ पे इंक्रीज़ कर जाएगा लंग्स के अंदर। और जो फ्लो होता है डक्टस आर्टरियोसिस का वो डिक्रीज़ कर जाता है। और जो वक्त गुजरता जाता है तो ये जो वेसल है ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाती है और एक लिगामेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसी तरीके से जो ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द लेफ़्ट एट्रियम, ज़ाहिर लंग से आ रहा है ना, तो वो भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और जो वॉल्व होता था पहले, जो दो एट्रिया को आपस में कनेक्ट करता था, फोरामेन ओवेल, वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ क्लोज हो जाता है और इवन फ्यूज़ कर जाता है और सेपरेट कर देता है कम्प्लीटली राइट एंड लेफ़्ट एट्रिया को। तो ये एक इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अच्छा बेटे, इस फिगर में देख लें, इसमें आपको एवोल्यूशन ऑफ हार्ट दिखाया जा रहा है फ्रॉम बोनी फिशेस टू द मैमल्स। सबसे पहले आप ए फिगर में देख लें, बोनी फिशेस है, इसमें एक वेंट्रिकल है, एक एट्रियम है, साइनस स्पिनोसिस मिलेगा आपको, कोनस आर्टरियोसिस मिलेगा। नेक्स्ट ये इवॉल्व हुआ है, तो आप देख लें यहाँ पर आपको पल्मोनरी वेन्स मिल रही हैं। और इसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सेप्टम बनना शुरू हो गया है, ठीक है, वेंट्रिकल जो है ना वो डिवाइड होने की जिदोजहद में है। अब मज़ीद अगर आप आगे देखो इसको, ये देखिए आपको एमनियोटिक लीनिएज जो मिलेगी, इसके अंदर आपको जो सी मिलेगा वो एक मॉडर्न रेप्टाइल का हार्ट मिलेगा और डी मिलेगा एक बर्ड का, ठीक है। अब ये जो मॉडर्न रेप्टाइल है इसके अंदर आप देख सकते हो राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्टरीज जो हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये इसके अंदर इवॉल्व हुई हैं, एओर्टा इसके अंदर बन रहा है। और जो आप यहाँ पे देख सकते हो डी फिगर जो कि बर्ड्स की है, उसके अंदर आर्क्यूसॉर लीनिएज, यानी कि एमनियोट से अब यहाँ पे निकल रही है आपके पास आर्कोसॉर लीनिएज, ठीक है, जो कि आपको रेप्टाइल में से होती हुई जा रही है। और यहीं पे आपके पास साइनेप्सिड लीनिएज भी है, वो जो पॉइंट ऑफ ब्रेकेज है ना, वहाँ पे आपके पास साइनेप्सिड लीनिएज, मॉडर्न रेप्टाइल्स एंड आर्कोसॉर मिल रहे हैं। अच्छा, आर्कोसॉर को सबसे पहले देख लें, इसमें पोस्टीरियर एंड इंटीरियर वेना केवा भी आपको मिलेगी, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज भी मिलेंगी, एओर्टा भी मिलेगा। और यहाँ पे आप सेप्टम देख लो कंप्लीट है, जबकि इसकी निस्बत आप मॉडर्न रेप्टाइल्स में देखें तो सेप्टम जो है अभी भी पार्शियली कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, यानी फुली कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर जो है ना एम्फीबियन से ज़्यादा सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन बर्ड्स में ये कंप्लीट सेपरेशन है। अब ज़रा नीचे आ जाते हैं हम साइनेप्सिड लीनिएज में। अब आप देखिएगा ये जो बर्ड्स का हार्ट है ऊपर, डी और ई मैमल्स का हार्ट तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम है,
ठीक है। अब इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि ये जो एवोल्यूशन हो रहा है कि दो डिफरेंट लीनिएजेस हैं और आपके पास हार्ट स्ट्रक्चर सेम प्रोड्यूस हो रहा है, अडेप्टेशन सेम हो रही है, जो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। अब इसके अलावा अब हम जो इसमें जो मेन अडेप्टेशन जो हम लोगों ने देखनी है वो आ जाती है आपकी प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर। तो प्लेसेंटल मैमल्स और जो नॉर्मल अडल्ट मैमल्स यानी कि फीटस और अडल्ट मैमल की हम कंपेयर कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। इस फिगर में आप देख सकते हैं बेटे, यहाँ पर जो मदर का आर्टरी आ रही है और प्लेसेंटा दरमियान में अब यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है, ठीक है। एक्सचेंज के बाद जो ब्लड है फीटस का वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड हो गया है और अब ये मूव कर रहा है और एंटर होगा ये हार्ट में थ्रू द राइट एट्रियम। जैसे ही एंटर होगा अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये जा रहा है टू दी लेफ़्ट एट्रियम और इसके अलावा फिर वहाँ से अब ये मूव कर रहा है। कुछ ब्लड जो है ना आपके पास राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा और वहाँ से मूव कर रहा है टू दी लंग्स और डायरेक्ट जा रहा है आपके पास एओर्टा के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप ये दो चीज़ें देख सकते हो टू द बॉडी। यहाँ पे आप दो चीज़ें देख सकते हो, एक तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें, ये क्या है आपके पास फोरामेन ओवेल, कनेक्शन बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। और ये ऊपर बेटे आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इज़ कनेक्शन बिटवीन दी लंग्स या पल्मोनरी आर्टरी कह लो और डायरेक्ट उसके कनेक्शन हो रहा है एओर्टा के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास है डक्टस आर्टरियोसिस। ये दो कनेक्शंस जो हैं आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डक्टस आर्टरियोसिस जो रिड्यूस हो चुका है, इसका कोई कनेक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये लिगामेंट की शक्ल में बन चुका है और इसको हम कहेंगे लिगामेंटम आर्टरियोसम। और इसके अलावा आपको यहाँ पर कोई कनेक्शन नज़र नहीं आ रहा, कंप्लीट सेपरेशन है बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो ये आपको जो है ना मॉडिफिकेशन मेमेलियन सर्कुलेटरी सिस्टम में दिखाई देगी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, हम गैस एक्सचेंज की तरफ मूव करते हैं। गैस एक्सचेंज जो आपके पास है वो आपके पास हाईली अडेप्टेड है फॉर देयर मेटाबॉलिक रेट्स, ठीक है। हाई मेटाबॉलिक रेट्स होते हैं इनके लिए, इनके पास जिसके लिए इनको गैस एक्सचेंज बहुत एफिशिएंट चाहिए, बहुत अच्छी चाहिए। तो जो मैमल्स हैं इनके पास सेपरेट होते हैं बेटे नेज़ल एंड ओरल कैविटीज़ के अलावा इनके स्नाउट्स बड़े लॉन्गर होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो इंक्रीज सरफेस एरिया जिसकी वजह से आपके पास वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर जो है ना पॉसिबल होती है, यानी वार्म होकर मॉइस्ट होकर वो अंदर जाती है, ठीक है। तो वो अंदर जाके आपके पास रफनेस क्रिएट नहीं कर रही या फिर आपके पास मॉइस्चर ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता इसमें। और दूसरी बात ये है कि जब मॉइस्टनिंग होती है एयर की और वार्म होती है तो वो ज़्यादा इजीली जो है एयर जो है पास ऑन करती है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्पायरेटरी पैसेजेस जो हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड आपको यहाँ मिलेंगे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज़ कर जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। मेमेलियन लंग्स को अगर देखें तो वो हाईली वेस्कुलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द एम्फीबियंस एंड रेप्टिलियन लंग्स, ठीक है, जो कि सैक लाइक होते हैं। यहाँ पे आपको वेस्कुलर स्पॉन्ज लाइक मिलेंगे। इसके अलावा मेमेलियन लंग्स जो हैं वो रेप्टाइल्स जैसे इन्फ्लेट करते हैं नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म की तरह, यहाँ पर भी नेगेटिव प्रेशर मैकेनिज्म ही यूटिलाइज होता है। एक और चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग है जो कि आपको इससे पहले नहीं मिलेगी, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में नहीं थी, इसके अंदर है, दैट इज़ डायफ्राम। डायफ्राम जो है सेपरेट करता है थोरैसिक और एब्डोमिनल कैविटीज़ को। और इसमें अब इंस्पिरेशन कैसे होती है? इंस्पिरेशन जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सपेंशन ऑफ द रिब केज की वजह से डिक्रीज़ हो जाता है इंट्राथोरेसिक आपके पास प्रेशर, जिसकी वजह से एयर जो है ना एंटर हो जाती है इनटू द लंग्स। ऐसे एक्सपिरेशन कैसे होती है? एक्सपिरेशन में नॉर्मली इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग्स होती है, रिलैक्सेशन ऑफ द इंस्पिरेटरी मसल्स होती है, जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाता है वॉल्यूम थोरैसिक कैविटी का। और कंट्रैक्शन ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमिनल मसल्स कैन ऑल्सो क्रिएट अ forceful exhalation. That was all about the gaseous exchange. Let's move to the next topic, that is temperature regulation. जी, टेम्परेचर रेगुलेशन की जहाँ तक बात आ जाती है तो यहाँ पर मैमल्स जो हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से इनको हार्श एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ता है। और तकरीबन तमाम ही टेम्परेचर्स जो हैं रिक्वायर करते हैं तमाम टेम्परेचर के ऊपर, या तो वो डेसिपेट करें हीट एक टाइम के ऊपर, और दूसरा टाइम जो होता है विंटर्स वगैरह में तो वहाँ पे हीट जनरेट करें। अब हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म्स को अगर देखें तो वो दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मस्कुलर एक्टिविटी है जो कि जनरेट करती है आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बट लिटिल मूवमेंट के साथ, ठीक है, मसल शिवर करते हैं। और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो है ना उसके अंदर आपके पास प्रोडक्शन ऑफ जनरल सेलुलर मेटाबॉलिज्म या फिर जो जनरल हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के दौरान
उससे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मुराद है। और मोस्टली मेटाबॉलिज्म जो होता है स्पेशल फ़ैट का वो भी किया जाता है इसके अंदर, लाइक ब्राउन फैट, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम देख लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे हीट प्रोडक्शन, जो इफ़ेक्टिवनेस है उसकी वो हम देखेंगे थर्मो रेगुलेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि मैमल्स जो हैं वो इंसुलेट होते हैं बाय देयर पीलेज या फिर फैट डिपॉजिट्स, और फैट डिपॉजिट्स जो हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं ताकि हाई मेटाबॉलिक रेट्स को वो सस्टेन कर सकें। तो हीट प्रोडक्शन जो है वो आपके पास थर्मो रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल जाहिर सी बात है प्ले करेगी। इसके अलावा कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि पीलेज नहीं रखते, यानी कि एक्स्ट्रा डिपॉजिट ऑफ द फैट्स नहीं रखते, तो वो कंजर्व करते हैं हीट को बाय अलाउइंग द टेम्परेचर ऑफ सरफेस टिश्यूज टू ड्रॉप, सरफेस टिश्यू के टेम्परेचर को ड्रॉप कर देते हैं। जैसे कि वॉलरस इन द कोल्ड आर्कटिक वाटर जो है ना उसका सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है। हाउएवर कुछ फ्यू सेंटीमीटर नीचे स्किन के अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर आपको 35 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। और जैसे ही आइसी वाटर के अंदर वो इमर्ज होते हैं, वॉलरस क्विकली वार्म्स इट्स स्किन, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द पेरिफेरल ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो को वो कंट्रोल कर लेता है। और मोस्ट जो टिश्यूज़ हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को। और कुछ जो आपके पास इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मज़ीद इस पर की जा रही हैं कि ताकि रिवील किया जा सके यूनिक बायोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्किन टिश्यूज़, कि कैसे उसकी स्किन जो है इतना अब्रप्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेती है, वो इस पर तहकीक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये देखा कि जो हीट प्रोडक्शन है वो इफ़ेक्टिव है दो तरीके से। आपके पास पीलेज होगा एक में पीलेज नहीं है, तो जिसमें पीलेज होगा उसमें तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, या उसको वो एज एनर्जी सोर्स यूज़ कर रहा है, लेकिन या इंसुलेटर के तौर पे भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैमल्स जिनके अंदर आपके पास पीलेज नहीं है, चर्बी वगैरह नहीं है ना, उनके अंदर वो इंसुलेशन का काम नहीं है, तो फिर उनकी स्किन के अंदर एकदम से चेंजेस आती ही नहीं, अपर या आउटर सर्फेसिस ऑफ द बॉडी ड्रास्टिकली वो चेंज होते हैं। वॉलरस की एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे, मोस्ट ऑफ दी आर्कटिक मैमल्स जो हैं उनकी अगर बॉडी को देखा जाए तो वो आपके पास वेल इंसुलेटेड होते हैं। अपेंडेजेस जो होते हैं उनके थिन कवरिंग फर से वो कोट होते हैं, कवर्ड होते हैं, और ये भी एक अडेप्टेशन है जो कि चेंजिंग थर्मो रेगुलेटरी नीड्स के अकॉर्डिंगली वो बेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में एक्टिव मैमल जो होते हैं वो समटाइम ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, जो उनकी बॉडी रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं गुना ज़्यादा। और पैचेज़ ऐसे होते हैं जो पूरली इंसुलेटेड स्किन जो होती है वो अलाउ करते हैं हीट को टू बी डिसिपेट। और ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ द इनएक्टिविटी एक्सट्रीम कोल्ड, आर्कटिक मैमल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हीट लॉस फ्रॉम दीज एक्सपोज्ड एरियाज, ओपन बाय अज्यूमिंग हीट कंजर्विंग पोस्चर्स, यानी वो ऐसे पोस्चर अपना लेते हैं कि हीट उनसे ज़्यादा कंजर्व हो। और ये आपने पहले भी कहीं पढ़ा था हीट कंजर्वेशन के पोस्चर्स वगैरह, याद करें कहाँ पर। इसके अलावा मैमल्स चूँकि जो आपके पास स्लीप कर रहे होते हैं कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वो कंजर्व करते हैं हीट बाय टकिंग द पुअरली इंसुलेटिंग अपेंडेजेस, और ये वही बात आ गई जो हम लोगों ने एम्फीबियंस के अंदर भी पढ़ी थी, ठीक है जी। इसके बाद हम देख लेते हैं कॉन्करेंट हीट एक्सचेंज सिस्टम्स जो हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। वो रेगुलेट करते हैं आपके पास हीट लॉस को एक्सपोज सरफेस एरिया के ऊपर से, और आर्टरीज जो पास हो रही होती हैं वहाँ पर पेरिफेरली थ्रू द कोर ऑफ एन अपेंडेज, वो सराउंड होती हैं बाय वेन्स दैट कैरी द ब्लड बैक टुवर्ड्स द बॉडी। तो जब ब्लड रिटर्न होता है टू द बॉडी इन वेन्स से, तो हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द एट्रियल ब्लड टू द वीनस ब्लड एंड रिटर्न्स टू द बॉडी रादर देन टू बीइंग लॉस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये भी एक आपने ही रेगुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा था, ठीक है, आपने कुछ चैप्टर्स के अंदर देखा था प्रीवियसली कैसे हीट रेगुलेट हो रही थी बर्ड्स के अंदर, ठीक है, कि जो उनके अपेंडेजेस थे वो कैसे कूल डाउन हो जाते थे, और फिर वहाँ पे टेम्परेचर जो मैंने एक आप लोगों को एरो ड्रॉ करके साथ में दिखाया था, तो सेम वही बात यहाँ पर भी रिपीट हो रही है, ठीक है जी, कि इन्वायरमेंट में हीट लॉस होने की बजाय अपनी ही बॉडी में चली जाती है फ्रॉम आपके पास एट्रियल ब्लड से वीनस ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में हीट जो है ना ज़ाया नहीं होती। और जब एक्सेस हीट प्रोड्यूस होती है तो ब्लड जो है ना शंट होता है अवे फ्रॉम दी काउंटर करंट वेन सी के। जब काउंटर करंट वेन से वो अलग से शंट होता है तो फिर किधर जाता है, टुवर्ड्स दी पेरिफेरल वेसल्स। और पेरिफेरल वेसल्स आपको पता है कि वो इन्वायरमेंट के करीब होती हैं, तो वहाँ पे हीट जो है डिसिपेट हो जाएगी इनटू द इन्वायरमेंट, क्योंकि पेरिफेरी पे होती है ना, स्किन के अंडर या एक्सपोज सरफेस पे ज़्यादा होती है।
अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ मैमल्स जो हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि वो हीट को जो उन्होंने अपनी बॉडी से मतलब बाहर निकालना होता है। जब उसने हीट को भेजना होता है आउटसाइड द बॉडी और बाहर जो है ना कूल या मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो, उस टाइम पे बॉडी को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि उस एनवायरनमेंट के अंदर भी मॉइस्चर है और टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा वहाँ पे भी मतलब फ़र्क नहीं है। अगर टेम्परेचर का फ़र्क हो ना बहुत ज़्यादा बॉडी और आउटसाइड का, तो फिर वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर यहाँ पे हीट रेडिएट होती है इनटू द एयर फ्रॉम द वेसल्स नियर द सर्फेसिस ऑफ द स्किन, और या फिर एवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू, ठीक है, पसीना वगैरह और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू या रिस्पायरेटरी सर्फेसिस के थ्रू, पैंटिंग जिस तरह हाँफता है आपने डॉग्स को देखा होगा, तो उस तरीके से फिर ये आपके पास हीट डेसिपेट होती है, ठीक है जी। इसके बाद क्योंकि गर्मियों में आपने देखा पसीना आपको आता है, उसके विदाउट हीट तो नहीं हो रही, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी टेम्परेचर ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, और आप देखिए आपको पसीना कितना आता है बरसात में, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर भी बाहर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हॉट ड्राई एनवायरनमेंट जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, ये तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट था ना, हॉट आपके पास थोड़ा सा कूलर और मॉइस्ट, लेकिन जब हॉट हो एनवायरनमेंट और साथ में बहुत ड्राई भी हो, तो फिर अब किस किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि एवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो कितनी ज़्यादा होगी कि बॉडी के अंदर से फिर पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जैक रैबिट्स होते हैं और एलिफेंट्स जो होते हैं वो लॉन्ग ईयर्स जो है ना अपने इस्तेमाल करते हैं टू रेडिएट द हीट, और जो स्मॉल मैमल्स की अगर जिक्र कर लें तो ऑफन अवॉइड हीट बाय रिमेनिंग इन द बोरोज ड्यूरिंग डे, और वो रात के टाइम पे निकलते हैं, दिन के टाइम वो अपनी बरोज वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ताकि ज़्यादा एक्सपोजर ना हो और आपके पास पानी को बचा सकें। और कुछ जो मैमल्स होते हैं वो आपके पास शेड के नीचे या फिर वाटरिंग होल के नीचे पानी के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं ठंडा अपने जिस्म को रखने के लिए। अब हम देख लेते हैं जी विंटर स्लीप एंड हाइबरनेशन। विंटर स्लीप और हाइबरनेशन जो होती है, मैमल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वेरियस वेज के अंदर डिफरेंट एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स के में। तो यहाँ पे अगर आप देख लें कैरिबो जो है आपके पास वो माइग्रेट करता है टू अवॉइड द एक्सट्रीम्स ऑफ द टेम्परेचर, एंड आपके पास वाइल्ड बीस्ट जो होता है माइग्रेट करता है टू अवॉइड द सीजनल ड्रॉट्स, ठीक है। तो माइग्रेशंस आ जाती हैं कि टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को टैकल करने के लिए या फिर पानी की जो कमी है उसको टैकल करने के लिए यहाँ पे माइग्रेशंस होती हैं। कुछ अदर जो मैमल्स होते हैं वो अपनी बरोज़ में चले जाते हैं, इसके स्नो के नीचे चले जाते हैं या फिर लेस एक्टिव हो जाते हैं, और लेकिन वो अलर्ट रहते हैं फिर भी, ठीक है, और इजीली अराउज, अगर आप उनके साथ कोई प्रॉब्लम करें तो ऐसे वो फ्रॉग की तरह नहीं होंगे कि बिल्कुल विंटर स्लीप में चले जाएं, लेकिन अलर्ट रहते हैं वो, ठीक है। तो इसको हम विंटर स्लीप कहेंगे। और फॉर एग्जांपल बेयर्स वगैरह होते हैं, रकून्स वगैरह होते हैं, वो आपके पास अपनी डेंस में चले जाते हैं विंटर्स के अंदर, और उनकी बॉडी टेम्परेचर जो और मेटाबॉलिक रेट्स जो होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं काफ़ी हद तक, और नेसेसरीली वो लाजमी नहीं है कि वो पूरे ही विंटर इनएक्टिव रहें, वो एक्टिव भी रहते हैं विंटर की कुछ ड्यूरेशन में। हाइबरनेशन जो है वो क्या है? हाइबरनेशन इज़ द पीरियड ऑफ द विंटर इन एक्टिविटी इन विच द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन स्लोज द मेटाबॉलिक हार्ट एंड रिस्पायरेटरी रेट्स। यानी कि हाइबरनेशन क्या है? एक ऐसा पीरियड है विंटर इन एक्टिविटी का जिसके अंदर हाइपोथैलेमस ब्रेन का कंट्रोल करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके हार्ट को, आपके रिस्पायरेटरी रेट्स को, तीनों को स्लो डाउन कर देता है। और जो ट्रू हाइबरनेटर्स होते हैं वो आपके पास मोनोट्रीम्स हैं, काइडना एंड डकबिल प्लेटिपस, और कुछ मेंबर्स इंसेक्टिवोरा की भी हैं जिसमें मोल्स एंड श्रूज वगैरह आ जाती हैं। रोडेंशिया में चंपकन्स आ जाती हैं, वुडचक्स आ जाती हैं, और इसके अलावा कैरप्टेरा में बैट्स वगैरह, ये आपके पास ट्रू हाइबरनेटर्स हैं। अच्छा, अब हाइबरनेशन जब होती है उसकी प्रिपरेशन में मैमल्स जो हैं यूजुअली एकमुलेट कर लेते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द बॉडी फैट, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे कुछ ना कुछ तो खा पी तो नहीं सकते ना, ठीक है, इनएक्टिव हुए हैं, तो उनको अपनी फूड कुछ तो चाहिए, तो वो स्टोरेज कर लेते हैं बॉडी फैट। और आफ्टर हाइबरनेशन जो है ना, मैमल्स अपनी बरोज में से, अपने नेस्ट में से बाहर निकल आते हैं, और हाइपोथैलेमस जो है उनका रेट जो है रिस्पायरेटरी, हार्ट, मेटाबॉलिक, वो रीसेट कर देता है टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल पीक्स। और जो थर्मोस्टेट होता है वो सेट कर देता है टू अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस। और रिस्पायरेटरी रेट जो होता है हाइबरनेटिंग ग्राउंड स्क्विरल्स का, वो तकरीबन 100 से 200 ब्रेथ्स पर मिनट तक जो है ना आपके पास चला जाता है, टू अबाउट 4 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी 100 से 200 सांसें लेता था वो 1 मिनट में, और अब वो सिर्फ 4 सांसें ले रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। और इस तरीके से हार्ट रेट जो है वो तकरीबन 200 से 300
नॉर्मली होता था वो 20 बीट्स पर मिनट पे चला जाता है, और ये थर्मोस्टेट तो आपने देख लिया है वो 2 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना कम है ये, ठीक है। नॉर्मल आपको पता है वैसे तो मैमल्स मोस्टली 37 के राउंड अबाउट इर्द गिर्द जाता है, जैसे ह्यूमंस में है तो इसी के राउंड अबाउट होता है, लेकिन 2 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। अच्छा जी, इसके बाद ड्यूरिंग हाइबरनेशन मैमल्स जो हैं दे लूज द थर्ड हाफ ऑफ इट्स बॉडी वेट। जाहिर सी बात है क्योंकि वो चर्बी का स्टोरेज होता है तो वो यूटिलाइज कर लेता है, तो बॉडी वेट में कमी आ जाएगी। और जब अराउजल होता है हाइबरनेशन से तो मेटाबॉलिक जो हीटिंग है फ्रीक्वेंटली ब्राउन फैट डिपॉजिट को यूज़ करते हुए ये तकरीबन बहुत सारे सेवरल आवर्स ले लेती है टू रेज द बॉडी टेम्परेचर न्यू टू 37 डिग्री सेल्सियस। तो वो जब वो नॉर्मल जागता है अपनी स्लीप से तो वो अपनी ब्राउन फैट की वजह से ही तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर उसको पहुंचाने में तकरीबन कुछ घंटे लग जाते हैं नॉर्मल रूटीन में आने के लिए। So that was all about today's lecture. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्वस सिस्टम सेंसरी सिस्टम्स को कवर करेंगे और साथ में हम कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम बिहेवियर के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और नर्वस सिस्टम्स एंड सेंसरी फंक्शंस के साथ साथ हम लोगों ने बिहेवियर को ज़रूर देखना है क्योंकि बिहेवियर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास मैमल्स के अंदर। लेकिन हमने इसके साथ साथ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन को भी कवर करना है, ठीक है जी। और फिर आपका लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका रिप्रोडक्शन का रह जाएगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं एक ही लेक्चर में इसको कवर अप करने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर ये लंबा होने के चांसेस हुए तो मैं फिर उसको ब्रेक डाउन करूँगी इनटू 2 लेक्चर्स। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।